बढ़ता जा रहा है, बज़ाहिर निगरां हुकूमत के पास इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा हमें। देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। कहीं ना कहीं हर मसाइल, जितने मसाइल हैं उनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको हल शुरू करना होता है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं, उनको एक बड़ा इस वक्त एडवांटेज हासिल है, और एडवांटेज उनको ये हासिल है कि वो एक निगरां काबीना, जिसके पास पावर्स पिछली तमाम निगरां की काबीनाएं बनी हैं उनसे ज़्यादा हैं, और ज़्यादा फैसले करने की भी और उन पे इम्प्लीमेंटेशन की भी उनके पास सख्त है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, और मैं इस वक्त मुखातिब हूँ सिर्फ और सिर्फ अनवारुल्लाह काकड़ साहब से, और मैं ये भी जानता हूँ अच्छी तरह कि ना कोई जादुई चिराग है उनके पास, ना एक दिन में मसाइल हल होंगे, लेकिन मसाइल के हल के लिए वो उनके दाएं बाएं जो वो क्या था कि मीर क्या सादा है जिसके साथ वो अतार के लौंडों से दवा ना लें, ठीक है, और इसका हल जो है वो ज़रा ये मसाइल पैदा कैसे हुए उस तरफ वो नज़र डालें। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, और यकीनन उनको वो ज़माने याद होंगे जिन ज़मानों में ये हम बात करते थे कि जी डैम बनने चाहिए, तरबेला डैम, मंगला डैम बनाए, तब तरबेला, फिर उसके बाद कालाबाग डैम बनने की एक बात हुई, और फिर उसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे एक झगड़ा फसाद खड़ा हो गया कि जी नहीं होना चाहिए। तरबेला डैम की जो है वो ज़्यादा सब्सिडी शायद NWFP उस वक्त या KP को जाती थी, सिंध को अंदेशे थे कि पानी रुक जाएगा बीच में। कालाबाग डैम एक सियासी इशू बन गया और डैम नहीं बने, और डैम अब शायद बहुत अरसा डैम्स को लगता है बनने में, डैम्स की जो फिजिबिलिटीज होती हैं, उनकी जो प्लानिंग्स होती हैं, एक बड़ा प्रॉपर टाइम था जब कालाबाग डैम को सियासी रंग दे दिया गया, और सियासी रंग दिया गया, और उनके जो सियासी बात कर भी रहे थे उनके पास भी दलाइल थे कि ये वजह है, यूं ऐसे। वो दलाइल उनके शायद आखिरी वक्त में मुझे याद है कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये बहुत डिबेट इस पे हुई, लेकिन तमाम फरीकैन एक तरफ यानी कालाबाग के ऊपर वो कायम नहीं हो सके, और हम डैम नहीं बनाया हमने, और वो वक्त निकल गया। और उससे पहले डैम ना बनने से पहले एक तो वो है कि जाहिर है कि जो जिन लोगों को एहसास था इस बात का कि ये डैम बनने से शायद उनके इलाके के अंदर मसाइल खड़े हों, सब ने इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया, ये पॉलिटिकल इशू बन गया। मगर उसकी वजह ये कि सिंध में ये था कि पानी कम आएगा, KP के अंदर रिजर्वेशंस थी उनकी, मतलब बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, और कुछ उसमें इंटरेस्ट ग्रुप शामिल हो गए बीच में पीछे। एक तो पॉलिटिशियंस और जो दानिश्वर तमाम लोग थे, उनके जेन्युइन कंसर्न्स थे, उन कंसर्न्स को रियासत दूर करने में नाकाम रही, लेकिन इसलिए नाकाम रही कि एक इंटरेस्ट ग्रुप्स, मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स हावी आ चुके थे इस दौरान, और वो हावी आ चुके थे 90 की दिहाई में, जिनका कहना यह था कि जी डैम की तो जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हम इंडिपेंडेंट पावर प्लांट हमें लगाने चाहिए, जिनको IPPs कहते हैं। ठीक, पानी से बिजली बनाने की जरूरत नहीं, हाइड्रो ये क्या है, फजूल सा आइडिया है, इतना मुतनाज़े है, ये है वो है सारा। ये बड़ी ह्यूज लॉबीज होती हैं जो कि जिनके पास मीडिया, प्रिंट मीडिया, आगे पीछे IPPs 90 की दिहाई में जनाब IPPs आ गई, और IPPs आई, और उसके बाद उस दौरान लोड शेडिंग वगैरह शुरू हो गई थी, आबादियाँ बढ़ रही थी, फैल रही थी, लोग शहरों की तरफ मूव हो रहे थे, अर्बनाइजेशन शुरू हो गई थी। उस जमाने में वोट का नारा ही होता था, इलेक्शन का नारा ही होता था कि मैं आपके इलाके में आऊंगा तो बिजली लेकर आऊंगा। ये 90 की दिहाई में ये इलेक्शन का नारा था कि मैं आपके देहात को बिजली की लाइन दूंगा। जो भी नुमाइंदगान होते थे वो ये उनका नारे उनके लगा, बैनर्स पे लगा होता था, हम बिजली लेकर आएंगे, मतलब ये इस तरह से होता था। तो बिजली एक पॉलिटिकल स्लोगन भी बन गया। अब वो स्लोगन बना तो IPPs, अब कौन सा डैम बनेगा, कब बनेगा, क्या बनेगा, हम लेकर आएंगे, वो फटाफट जनाब वाकई बिजली आना शुरू हो गई, और बिजली आना शुरू हुई तो ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, अभी IPPs क्या IPPs ये कि आपने
इस मुल्क के चंद ग्रुप्स को के हाथ में बिजली दे दी पूरे मुल्क की। आपने कहा कि ये बिजली बनाएंगे, आप बिजली बनाएंगे, फिर आप उसके बाद हुकूमत आपसे खरीदेगी। ठीक, यानी बिजली आप बनाएंगे, हुकूमत आपसे खरीदेगी, और फिर आगे ये जो डिस्कोज नहीं बने हुए सारे, पेपको, लेपको, टेपको, ये जितने बने हुए हैं, ये आइस्को। डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने हैं, इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनी। ठीक है, हबको से स्टार्ट हुआ था पहली आईपीपी, वहां से, और वो आगे जाएंगी, और फिर उसके बाद वो बिल्स लेंगी, और वो यहाँ पर ये जो आईपीपीज हैं, ये जब हुकूमत इनसे बिजली खरीदेगी तो इनको पेमेंट डॉलर में करेगी। अच्छा जी, इनकी पेमेंट्स डॉलर में होंगी, और डॉलर में पेमेंट होगी। डॉलर उस वक्त शायद बहुत ज्यादा थे हमारे पास, हवा में उड़ रहे थे या दरख्तों में उग रहे थे, तो इन्होंने शिक डलवा ली। और साथ ही ये कि कभी मुआहदा खत्म होगा तो वो लंदन की अदालत में तय करेंगे, पाकिस्तान में नहीं तय करेंगे, ये सारी शिकें डलवा ली। अब वो जनाब, और उसमें तो ये भी हुआ, दो चार बाहर की फर्म्स भी आई, लेकिन बाद में वो भी चले गए, और सारी जो बिजली है मुल्क की आईपीपीज, वो उनके ऊपर आपके यहाँ की एक, जैसे रियल एस्टेट आप लगा लें, जैसे शुगर में लगा लें, जैसे गंदम में लगा लें, वैसे बिजली की भी एक माफिया है, क्योंकि बिजली पैदा करने वाले जो लोग हैं वो प्राइवेट हैं। ठीक है, अच्छा, अब जनाब क्या हुआ कि वो आईपीपी आ गई, और आईपीपी जो है वो उसके बाद वो चलती गई, अब वो चल रही हैं, आईपीपी चल रही हैं, तो मजीद आईपीपी आएंगी। इस दौरान वो कोल हमारे पास, थर कोल, लेकिन फिर पता चला वो भी मौका गंवा दिया हमने, क्योंकि उसके बाद ये कार्बन एमिशन और ये दुनिया भर में पेरिस एग्रीमेंट कि जी कोल को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, उस पर कभी बाद में बात करेंगे कि कोल, थर कोल का क्या आगे बनेगा, लेकिन एक वक्त था कि हम उसको भी रोक दिया। ये आईपी, मैंने कहा आपसे कह रहा है कि आईपीपीज का एक ऐसी बड़ा ये इतना बड़ा, फिर अचानक ख्याल आया कि नहीं यार, अभी भी वो चल रहा है आईपीपीज, अब उनको डॉलर में पेमेंट किए जा रहे हैं। वो आगे जो यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिनको बिलिंग लेनी है, वहां चोरी जो हो रही है, वहां पे लैंडलाइन लॉसेस हो रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, वो सारा का सारा जो है वो भी आवाम पे पड़ रहा है जो बिल दे रहे हैं। और हुकूमत बिजली खरीद रही है आईपीपी से। अभी मुझे नहीं पता कि इस वक्त कितनी एग्जैक्ट आईपीपी हैं, 70 हैं, कोई 60 हैं, या पता नहीं कितनी है, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो हमारे मुल्क के खासुल खास ग्रुप्स के हाथों में। ठीक है, खासुल खास शख्सियात हैं। फिर अचानक ख्याल आया, ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब की खिदमत में गुजारिश है जी। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, और हमने क्या करना है? ठीक है, हम तो ना बिल जलाएंगे तो बिजली काट के चले जाएंगे, क्या करेंगे? ताजे निकले होंगे सड़कों पे लोग, और अगले महीने और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, आईएमएफ से नत्थी कर दी है कहीं, इसको पता नहीं क्या कर दी है, खुदा जाने। उसके बाद जनाब जरा मोहतरम अनवारुल्लाह काकड़ साहब, ये जरा आप 2013 का, ठीक है, 14वीं स्लाइड, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जरा अपने किसी स्टाफ मेंबर से कहें कि आपकी खिदमत में पेश करे। पावरिंग अप गवर्नमेंट टू फाइनली पे आईपीपीज ₹285 बिलियन इन आउटस्टैंडिंग ड्यूज। ये शहबाज राना साहब की स्टोरी 2013 की, ये जरा पढ़ें कि ये क्या था। और फिर उसके बाद डॉन 2013 का डॉन निकलवा लें, और ये पढ़ें कि आईपीपीज टू गेट 326 बिलियन, यानी 285 से 326 हो गए आफ्टर साइनिंग एमओयू। ठीक है, ये डॉन है जो हमारी 15 स्लाइड है। ठीक है, अच्छा, ये देख लें कि ये क्या था और ये क्यों था, और ये पेमेंट्स उनको क्यों की और किसने की। और फिर उसके बाद जरा ये तहरीक इंसाफ के दौर का नेशन मैं दिखा रहा हूँ, 13 स्लाइड, गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट शुगर, व्हीट एंड आईपीपीज स्कैमर्स। ये शिबली फराज साहब ने उस वक्त 3 रिपोर्ट्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तैयार की थी, और तीनों बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट्स थी। और तीनों रिपोर्ट्स थी, एक थी शुगर माफिया, दूसरी थी गंदम, और तीसरा था आईपीपीज। ठीक है,
اور اس کے بعد پھر جو پاکستان ٹوڈے، عارف نظامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صاحبزادے برن کرتے ہیں، کمال کا یہ نکالتے ہیں یہ پاکستان ٹوڈے پروفٹ جو کہ اکانومی کے اوپر. تو 12 سلائیڈ کہ نیب ری لانچز پروب انٹو 500 بلین اسکیم انوالونگ پیمنٹس ٹو فیورڈ آئی پی پیز. یہ کوئی میں زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ ہے 5 یہ جولائی کا، 5 جولائی 2023. سر ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پیمنٹ کس نے کی تھی. ذرا اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب یہ بیان فرمائیں کہ 2013 اور 14 میں یہ آئی پی پیز کو پیمنٹ کس نے کی تھی. محترم اسپیکر صاحب یہ بیان فرمائیں، جو ہمارے انتہائی قابل احترام دوست بھی ہیں، وہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو 17ویں سلائیڈ ہے، رینٹل پاور پلانٹس اسکیم، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا تھا 2012 میں؟ جو ٹرکش کمپنی اپنا یہ جو ابھی بڑی مشکلوں سے نپٹایا ہے، یہ وہ ہے نا کرکرے، وہ ابھی جو کارکرے اور یہ جو سارا مصیبت گلے پڑی تھی، ایک وہاں سے 54 کی آپ کو میگا واٹ بجلی نہیں بنی اور وہ جہاز کھڑا ہو گیا اور ان کو پیمنٹس کی گئی اور کیا ہوا، ہر ایک کو پتا ہے، میں اس قصے میں نہیں جانا چاہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا یہ جو نیب کے پاس جو تحقیقات ہیں آئی پی پیز کی، کہ آئی پی پیز کو کتنی پیمنٹس ہوئیں، ان کے ساتھ کیا ایم او یو تھے. جب انیشیلی 94 میں یہ آئے تھے، بلند اختر رانا صاحب کی کیا رپورٹ تھی، آڈیٹر جنرل پاکستان کی، نیب کی کیا انکوائری ہے. دیکھیں لینڈ نیچے لاسز پہ اور نیچے کھونٹے تو لوگ لگا رہے ہیں نا. بجلی چوری کیا یہ صرف غریب غربا ہی کر رہے ہیں، باقی لوگ نہیں چوری کر رہے. باقی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ نہیں چوری کر رہی، اشرافیہ نہیں چوری کر رہی بجلی. یہ صرف غریبوں کے ماتھے ڈال دیا آپ نے، اور تاجر، چھوٹے تاجر جو ہیں یا دکاندار ہیں وہی چوری کر رہے ہیں بجلی. کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. میں وہی آپ سے یہ کھولیں نا ذرا بھائی. وہ تحریک انصاف وہ سارا کرتے کرتے نہ وہ گندم پہ کر پائے. کیوں کہاں ہے ہمارے محترم ندیم بابر صاحب؟ ندیم بابر صاحب کہاں ہیں؟ کس ملک میں آج کل؟ وہ کہیں سے بتائیں. ندیم بابر صاحب کہاں گئے بھائی؟ ان کے چیئرمین صاحب تو جیل میں ہے نا. ندیم بابر صاحب بیان فرمائیں کہ یہ گندم کی انکوائری کدھر گئی، یہ شوگر کی انکوائری اچھا چھوڑ دیں، وہ گندم شوگر اس وقت وہ تو سارا گڑمٹ ہوا نا. یہ آئی پی بی کی انکوائری کھولیں نا ذرا، آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کون سے نام ہے. پھر والوم 10 آ جائے گا سامنے. کیا نگراں وزیر اعظم صاحب اور ہمارے ملک کے جو اکابرین ہیں وہ والیوم 10 یا اس آئی پی پیز یا ان کے پیچھے جا سکتے ہیں اس وقت عوام کے لیے؟ کیا اختیارات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اختیارات ہیں